जीत की भूख हो दिल में हार को भी हराना होगा। जीत की भूख हो दिल में हार को भी हराना होगा। जिंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हें खुद को बनाना होगा। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है इन दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो गया हूं। और हमने पहले बात की राजस्थान के अंदर भूगोल के बारे में। उसमें हमने चर्चा की राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बाद में उनका अक्षांशीय और देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखाओं के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली है। आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज का जो हमारा विषय है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने पिछले जिस वीडियो में हमने राजस्थान की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी थी। और आज हम राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों के बारे में जो थार मरुस्थल महत्वपूर्ण अपनी जगह रखता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। थार मरुस्थल ये राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी 61.11% इनका क्षेत्रफल कवर होता है राजस्थान के अंदर। और ये थार मरुस्थल ये 33 सागर का अवशेष है। किसके? 33 सागर का अवशेष है। और ये थार मरुस्थल विश्व का सबसे 17वां बड़ा मरुस्थल के अंदर जाना जाता है। और थार मरुस्थल विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल माना जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल थार मरुस्थल है। और विश्व के सभी मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और ये जैव विविधता शब्द दिया है ये डब्ल्यू.जी. रोजन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डब्ल्यू.जी. रोजन द्वारा दिया गया है। और थार मरुस्थल का विस्तार दो देशों में जो मुख्यतः माना जाता है। भारत के अंदर लगभग थार मरुस्थल की हिस्सेदारी 85% है। और जो वही पाकिस्तान के अंदर 15% थार मरुस्थल की हिस्सेदारी मानी जाती है। थार मरुस्थल भारत के अंदर 85% है और पाकिस्तान के अंदर 15% मानी जाती हैं। और हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर थार मरुस्थल को चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और वही भारत के अंदर थार मरुस्थल यानी मरु मरुस्थल कहते हैं। और भारत के अंदर 4 राज्यों के अंदर ये मरुस्थल फैला है मुख्यतः। एक राजस्थान हो गया, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब और चौथा हरियाणा हो गया। ये 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान के अंदर इस मरुस्थल की हिस्सेदारी 58%। कितनी? 58%। और वही बात करें हम गुजरात की, वहाँ पर 18% है। और पंजाब के अंदर मरुस्थल की हिस्सेदारी 8% मानी जाती है। हरियाणा की हिस्सेदारी है अपने 6%। ये है मुख्यतः जिले आते हैं राजस्थान के, हरियाणा के कुछ इलाकों में ये थोड़ा बहुत मरुस्थल माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल की हिस्सेदारी हो राजस्थान के अंदर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर दोस्तों। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीएसटीसी के अंदर। और चलिए शुरू करते हैं आगे। जैव विविधता के बारे में हमने चर्चा की थी। डब्ल्यू.जी. रोजन द्वारा ये नाम जैव विविधता दिया गया। और जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है जैव विविधता। और वही इससे रिलेटेड 2 और फैक्ट है कि 25 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और जो 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, आपको सभी को पता है। एक 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वो विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल ये 33 सागर का भाग है। इसके जो प्रमाण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 1 नंबर पे है जो मरुस्थल में असंख्य खारे पानी की झीलें पाया जाना। मरुस्थल के अंदर असंख्य खारे पानी की झीलों के कारण ये मरुस्थल 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और जैसलमेर के अंदर कुलधारा गांव के अंदर, जैसलमेर के कुलधारा गांव में व्हेल मछली के जो साक्ष्य मिले हैं उनके कारण ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और थार मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी का मतलब है परतदार जो चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? जो परतदार चट्टानें होती हैं वह अवसादी चट्टानें कहलाती है।
और जो चौथा ऑप्शन है यानी थार मरुस्थल में पेट्रोलियम के यथा भंडार पाया जाने, थार मरुस्थल के अंदर है पेट्रोलियम के यथा भंडार पाया जाने के ये थार मरुस्थल तैतीस सागर का विकास माना जाता है। पांचवा है जैसलमेर के आकलहुड फॉसिल पार्क से जुरासिक कालीन ये लकड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं फॉसिल पार्क के अंदर, ये महत्वपूर्ण है। यही है थार मरुस्थल तैतीस सागर के बीच का प्रमाण। तो नोट, जीवाश्म जो खनिज हैं ये केवल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं, जैसे जीवाश्म खनिज यानी कोयला हो गया, गैस हो गई आपके, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म खनिज आपके गिने जाते हैं। और मरुस्थल के जो प्रकार है वो संरचना और बनावट के आधार पर मरुस्थल को तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है। एक है आपका एरग, दूसरा हमादा और तीसरा रेग। एरग वह कहते हैं जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होते हैं, रेत के टीले, जहाँ पर उसे एरग कहा जाता है। हमादा जो पथरीला इलाका माना जाता है उसे हमादा मरुस्थल कहा जाता है। और तीसरा जो रेग है ये मिश्रित होता है, उसे रेग कहा जाता है। थार मरुस्थल के प्रकार के बारे में स्थिति के अकॉर्डिंग देखेंगे इनके थार मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं आपके। एक तो महान मरुस्थल हो गए जो अंतर्राज्यीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो मरुस्थल है वही महान मरुस्थल है, जो गुजरात के कच्छ रण के आसपास का क्षेत्र ये महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जो लघु मरुस्थल है ये कच्छ के रण से लेकर बीकानेर के बीच का हिस्सेदारी है, ये अपना लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और अब मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर, और जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है उनमें से 2,10,000 ये किलोमीटर। पूर्णतः जो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है 1,75,000 ये मरुस्थल है, लगभग 1,80,000 किलोमीटर, ये 80,000 ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से पूर्णतः मरुस्थल का हिस्सेदारी है। और राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा जो मरुस्थलीय जिला माना जाता है वो सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला ही जैसलमेर माना जाता है राजस्थान का। और मरुस्थल की जो लंबाई व चौड़ाई यानी मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 740 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें इनकी चौड़ाई के बारे में तो 300 किलोमीटर मरुस्थल की चौड़ाई मानी जाती है। और अब बात करेंगे मरुस्थल की औसत ऊंचाई और ढाल की। मरुस्थल की ढाल किस तरफ है, यानी मरुस्थल की ढाल किस तरफ है। इनकी औसत ऊंचाई तो 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है। और मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है, क्योंकि इससे अकॉर्डिंग पता चलता है कि लूनी नदी का जो ढलान क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये जाती है। मरुस्थल के एक तो गोड़ियार प्रदेश है जो 150 मीटर से नीचे वाला एरिया जो सांचौर और पाली का उसे गोड़ियार प्रदेश कहा जाता है। दूसरा थली, जो मरुस्थल का सबसे ऊंचा भागों से थली कहा जाता है, जो बीकानेर नागौर का ये कुबड़ पट्टी यहाँ के आसपास का ये क्षेत्र माना जाता है। और अब जलवायु के आधार पर मरुस्थल के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तरफ आपकी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, कौन सी है 25 सेंटीमीटर ये वर्षा रेखा। दूसरी तरफ ये यहाँ पर अरावली के सहारे जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के सहारे है। और मरुस्थल को दो भागों में विभक्त कौन करती है, विभक्त 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है। और एक मरुस्थल हो जाता है शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। राजस्थान को जो दो भागों में विभक्त करती हो अरावली करती है। और रेखा पूछ ली जाती वर्षा रेखा कौन सी, वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपकी मानी जाती है। कौन सी है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपकी मानी जाएगी। जो शुष्क मरुस्थल है, और शुष्क मरुस्थल ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये गिने जाते हैं।
और घग्गर क्षेत्र को जो अर्ध शुष्क मरुस्थल होता है ना, उनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? आपके 4 भागों में बांटा गया। एक तो आपका घग्गर बेसिन हो गया, दूसरा शेखावटी जो आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है वो हो गया, तीसरा आपकी नागौरी उच्च भूमि का हिस्से होगा वो हो गया, और जो चौथा आपका हो गया गोड़ियार प्रदेश। ये राजस्थान के जो अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 भाग हैं वह हैं, और दूसरी तरफ शुष्क मरुस्थल के जो 2 भाग माने जाते हैं, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मरुस्थल में पवन निक्षेपित अस्थायी बालू के टीले बालू का स्तूप कहलाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाते हैं। जो अस्थायी जो बालू के जो टीले होते हैं उसे बालू का स्तूप कहा जाता है, और ये अस्थायी होते हैं। कल आज यहाँ तो कल वहाँ। तो ये स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। ये आपको याद रखना जरूर है। और एक या धोरों से रिलेटेड है धरती धोरारी, एक जो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरती धोरारी। तो ये आप याद रखना, धरती धोरा कन्हैयालाल सेठिया की। और कन्हैयालाल सेठिया की जो अन्य रचना यहाँ पर आपको दी गई, जैसे लील टासोई, मायरो हेलो, गिलगच्चिया, मिंजर, आज हिमालय बोला और पाथल और पीथल, एक कन्हैयालाल सेठिया की मुख्य रचनाएं मानी जाती है। आगे, मरुस्थल में प्रमुख बाह्य कारक पवन है, और जो अक्षय अपर्दन व निक्षेपण का कार्य करती है। मरुस्थल में प्रमुख बाह्य कारक वो कौन सी? पवन मानी जाती है आपके, और अपर्दन व निक्षेपण का कार्य पवन करती है। पवन द्वारा जो निर्मित है, क्या है? पवन द्वारा जो निर्मित जो बालू का स्तूप है उनके बारे में ये हम चर्चा करेंगे। तो बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य है, धैर्यन है, शीप है, पैराबोलिक है, नेटवर्क है, शब्रकाफीज है, लूनेट है और तारानुमा। यानी बरखान के बारे में अगर बात करें तो ये चंद्राकार आकृति में होते हैं। अनुप्रस्थ के हिसाब से ही अनुप्रस्थ होते हैं, ये 90 डिग्री के समकोण पर होते हैं। अनुदैर्य ये समांतर ये बालू का स्तूप बनते हैं। दरियन ये गतिशील होते हैं, शीप यानी सींग के आकार के होते हैं। और पैराबोलिक की हम बात करें तो ये महिला की हेयर पिन के समान होते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लूनेट और तारानुमा, ये तारानुमा वह होते हैं आपके जो तारे के आकार के होते हैं। तो अगर इसका विस्तार से चर्चा करें तो चलिए करते हैं इनकी विस्तार से चर्चा, एक एक करके। पहला आपका है बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप ये अर्धचंद्राकार के रूप में होता है बालू का स्तूप है, जो अनुप्रस्थ रूप में भी कहा जा सकता है। ये बड़े बड़े बरखान होते हैं, बरखान, उसे ओयार्ड कहा जाता है। और जो ये बरखान बना हुआ आपका ये आपका बनाया हुआ है, तो इसे आपको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ये बरखान है, और ये अवतल एक तरफ, ये एक तरफ उत्तल है। और इसके पास जो बारिश से ये बनी हुई है झील, इसे क्या कहा जाता है? बरखान के पास जो वर्षा ऋतु में इकट्ठा होता पानी, उसे क्या कहा जाता है? पलाया। वर्षा ऋतु में अस्थायी झील हो जाती है, उसे ये बरखान के पास पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और यही बरखान बालू का स्तूप ये वनस्पति विहीन होते हैं, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। अंतः मरुस्थल विस्तार के लिए ये सबसे उत्तरदायी माने जाते हैं। और ये वनस्पति विहीन है, यहाँ पर कोई वनस्पति पाई नहीं जाती है, और सर्वाधिक ये गतिशील बालू का स्तूप माने जाते हैं। और मरुस्थल के जो विस्तार के लिए सबसे उत्तरदायी जो बालू का स्तूप माना जाता है आपका, वो कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप। और बरखान जो राजस्थान के अंदर जो सबसे जो पुराने बरखान मिलते हैं आपको, वो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो नए बरखान अगर आप देखना चाहते हैं, ये चूरू के अंदर मिलेंगे आपको। और इनके मुख्यतः जो अब वर्तमान में बरखान के लिए प्रसिद्ध भी है, बालेरी चूरू के अंदर है, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, लुणकसर देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर और बालोतरा ये बाड़मेर के अंदर। तो ये मुख्यतः बरखान के बारे में ये संपूर्ण यहाँ से फैक्ट बनते हैं। आप हो सके
तो जितना हो सके आप रिवीजन इसका ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगला अनुप्रस्थ है आपका बालू का स्तूप। ये पवन के समकोण पर यानी 90 डिग्री के आकार में ये बनते हैं और ये पवन के समकोण पर बनते हैं और ये वनस्पति युक्त होते हैं। यहाँ पर वनस्पति आपके पाई जाती हैं। क्या वनस्पति पाई जाती हैं और ये मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपको ये मिल जाएंगे। और ये सीप बालू का स्तूप है और ये आकृति सींग जैसी होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? सींग जैसी। ये पवन के अनुदैर्घ्य रूप में यानी अनुदैर्घ्य समांतर रूप में ये बनते हैं। सहारा के मुख्य बालू का स्तूप ये माने जाते हैं सीप, जैसलमेर में वर्तमान में पाए जाते हैं पवन के समांतर। और सीप चंद्रकाली बिरकाली की जो एक रचना है, सीप क्या है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। कवि की जो रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की रचना सीप है और ये मुख्यतः, और उनकी अन्य रचनाएं बादली हुई, लू हुई, ये मुख्यतः इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और आपका अनुदैर्घ्य अगला बालू का स्तूप कौन सा है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के बारे में, ये हवा के समांतर ये बालू का स्तूप बनते हैं और ये मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं आपके। और यह जो आपके बालू का स्तूप है ये इधर से पवन आते हैं और ये बालू का स्तूप आपके इस यहाँ ऊपर इनकी वनस्पति युक्त क्षेत्र है और यह इन दो बालू का बीच जो रास्ता बनता है उसे कारवा या घासी कहा जाता है। जो यहाँ से गुजरते हैं बैलगाड़ी और यहाँ ऊंट गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। यहाँ से जो परिवहन होता है वो ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी का माना जाता है। तो बीच के रास्तों को जो ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी जो यहाँ से परिवहन होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका कारवा या घासी, जिसे मुख्यतः सड़क के रूप में गिना जा सकता है। और धरियन ये लहरदार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये धरियन यानी धोरे बालू का स्तूप जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगले बालू का स्तूप आपका तारानुमा बालू का स्तूप है जो हमादा के बाहरी भाग में चारों ओर से आने वाली पवन द्वारा जो निर्मित होते हैं बालू का स्तूप उसे हमादा बालू यानी तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी हमादा यानी पथरीला इलाका के आसपास आकर जो मिट्टी यानी धूल जम जाती है वह एक टीले के रूप में ले लेते हैं, उस आकार तारानुमा हो जाता है, उसे तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। और सर्वाधिक होते हैं राजस्थान के अंदर जैसलमेर में सर्वाधिक आपको मिल जाएगा। बीकानेर पोखरण और मोहनगढ़, फलौदी और सूरतगढ़ में ये मुख्यतः तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला आपका सब्र काफिज या नोखा बालू का स्तूप, यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में झाड़ियों के अवरोध के स्वरूप बनता है। यानी झाड़ियों के सहारे बालू का इस तरफ आती हैं जैसे पवन, और ये हो गई झाड़ी, आपके पेड़ हो गया और इन पेड़ों के सहारे ये बालू का स्तूप आपके बन जाते हैं। यानी जैसे इधर से आ रही है हवा आपके और ये मानो आपका है पेड़, इन पेड़ों के सहारे आपके ये बन जाते हैं क्या? बालू का स्तूप। यहाँ पर बालू का स्तूप बन ही जाते हैं। तो ये सब्र काफिज बालू का स्तूप है। अब हम बात करेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप की। पैराबोलिक बालू का स्तूप यानी यह मरुस्थल सर्वाधिक विस्तृत जो पैराबोलिक यानी ये मरुस्थल सर्वाधिक विस्तृत जिला कौन सा? जैसलमेर माना जाता है। और इसकी आकृति महिला के हेयरपिन के समान होती यानी पैराबोलिक यानी महिला की जैसे हेयरपिन मानी जाती है, यानी उनके आकार का ये बालू का स्तूप होता है। अगला आपका नेटवर्क बालू का स्तूप, ये सर्वाधिक नेटवर्क बालू का एक दूसरे से जुड़े हुए ये बालू के स्तूप होते हैं। ये ऐसे बालू का स्तूप होते हैं और यह हनुमानगढ़ में मिलते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं, पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर है। और लूनेट जो बालू का स्तूप है ये मरुस्थल में निम्न गर्त के समीप बनते हैं, यानी रण या प्लाया के पास यानी डाड जिसे कहा जाता है वहाँ पर ये बनते हैं। और जो ये पलाया यानी झील होती है ना, झील वहाँ पर, और जो ये दोनों लूनेट के बीच में जो एक झील बनती थी रेडाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडाना कहा जाता है। अगला आपका जो
बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मादा पथरीला या चट्टानी और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये आपका एक तरफ शिव है, कौन सी, एक तरफ शिव तहसील है आपकी ये शिव, दूसरी तरफ आपका बालोतरा है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और 30, और एक तरफ है फलोदी, और एक तरफ है मोहनगढ़, ये इन बीच, और इस तरफ है कुलधारा जैसलमेर। इनके बीच का जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। आपके जो जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर जो पवन चक्की है, जो अमर सागर झील के पास में, कहाँ पर, अमर सागर झील के पास पवन चक्की है, और इनके अंदर ये बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र होता है इनके अंतर्गत आते हैं। जो सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर आई, कब, 2019 के अंदर आई, उनके तहत एशिया का सबसे बड़ा यानी सोलर प्लांट जो विकसित किया गया वो भड़ला फलोदी के अंदर किया गया। कब, भड़ला फलोदी के अंदर किया गया। यहाँ पर जो बाप रण है आपका, जो फलोदी रण है यहाँ। और फिर आप बात करें हम मोहनगढ़, वहाँ पर उसके समीप ही रामगढ़, कौन सी जगह है, रामगढ़ है, जो वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो टीवी टावर लगाया गया है रामगढ़ के अंदर। कहाँ पे, रामगढ़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर लगाया गया है। हम बात करें पोखरण की, पोखरण के अंदर सर्वप्रथम 1974 के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। कब, 1974, और दोबारा क्या, 1998, यानी 2 बार यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया है। हम बात करें नाचना गांव की, नाचना गांव ये मरुस्थलीय विस्तार के लिए फेमस है आपका नाचना गांव। तो ये आपका हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के बारे में थोड़ी चर्चा। और आगे हम बात करेंगे अपने लाठी सीरीज की। लाठी सीरीज जैसलमेर में है। मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में जो हिस्सा है वो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो एक भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में विकसित हुई है यहाँ पे। और ये यहाँ पर जो पाई जाती हैं लाठी सीरीज के अंदर मुख्यतः जो सेवण घास है, कौन सी है, सेवण घास यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। और सेवण घास जिसका प्रसिद्ध है सेवण घास, गोडावण का जो प्रसिद्ध घास है वो कौन सा है, सेवण घास। गोडावण जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, यानी जिसे वैज्ञानिक नाम कारियोटेस नाइग्रेसेप्स है। क्या है, कारियोटेस और नाइग्रेसेप्स इनका वैज्ञानिक नाम। और जैसे 21 मई 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा मिला। कब, 21 अगस्त 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया इसे। और यहीं पर पास में ही यानी भूगर्भिक जल पट्टी के अंदर यहाँ एक क्या है, नल है, क्या है, नल है, जहाँ नलकूप है यहाँ, जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है चांदन नलकूप। क्या कहा जाता है, चांदन नलकूप, जो जैसलमेर के अंदर है। और जिसे जिसे कहा जाता है राजस्थान यानी थार का घड़ा। क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। और एक ओसी ओलथम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो सरस्वती है, जो सरस्वती नदी जो भूमिगत होगी वही नदी यहाँ बहती है इसके ओसी ओलथम के अकॉर्डिंग माने तो। और यहाँ जैसलमेर के अंदर सानू क्षेत्र है जो चूने और पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए, सानू क्षेत्र है जैसलमेर का जो चूने और पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यही भूगर्भिक पट्टी आपकी 64 से 80 किलोमीटर ये लंबी है, जो मरुस्थल का नकली स्थान कहा जाता है। और सबसे बेहतरीन पारिस्थितिक तंत्र ये आपका भूगर्भिक जल पट्टी मानी जाती है। और यहाँ पर जैसलमेर के अंदर बिरबानिया क्षेत्र है। बिरबानिया क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। आपका खड़ीन के बारे में हम पढ़ने वाले। खड़ीन ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा उपयोग में की जाने वाली कृषि यंत्र पारंपरिक विधि है, जल संरक्षण की है। और ये जैसे आपके बारिश होती है यहाँ पे, वैसे जैसे बादल आए और बारिश होने लगी, यहाँ से जैसे पानी गया तो इन्होंने यहाँ बंद लगा दिए। क्या लगाए, ये बंद। और वहाँ जैसे बारिश हुई और यहाँ हो जाता है क्या, पानी इकट्ठा, और
वो करते हैं पानी सर्दियों के मौसम यानी शीत ऋतु के अंदर सिंचाई के लिए काम आता है। और ये सबसे मुख्यतः वहाँ बोई जाने वाली चना सर्वाधिक है और चने में जैसलमेर दूसरे स्थान पर है और पहला आपका बीकानेर माना जाता है चना उत्पादक के अंदर। यानी कालांतर में इस जल को फैलाकर शीत ऋतु में रबी की चना फसल बोई जाती है, इसे ही खड़ीन कहते हैं। यानी यहीं पर जो आपके क्या पानी फैला दिया जाता है और वहाँ पर चने बो दिए जाते हैं और ये आपकी रबी की फसल चने के उत्पादक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये खड़ीन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण इन पालीवाल ब्राह्मणों के लिए उपयोग में होती है। अगला आपका है सोनारगढ़ थोड़े किले के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जैसलमेर के बारे में इतना पढ़ा थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि आपका 20/2025 के अंदर जी के थोड़ा बेस्ट रहे, आपका क्लियर रहे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और थोड़े थोड़े हम ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी चुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और सोनारगढ़ किला जो 1155 में भाटी जैसल द्वारा ये बनाया गया किला आपका, और यहीं यूनेस्को धरोहर सूची में भी शामिल है। और ये दुर्ग 99 बुर्जों वाला ये दुर्ग कहा जाता है। और यह दुर्ग बना है ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी पर। जो मेहरानगढ़ जोधपुर का किला और चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना है। कौन सी? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। जो चित्तौड़गढ़ का किला आपका, चित्तौड़गढ़ का किला वो मेषा पठार पर बना है। किस पठार पर? मेषा पठार पर। यहीं पर जो जैसलमेर के अंदर एक गड़ीसर तालाब है। क्या है? गड़ीसर तालाब है आपका। और यहाँ पर जो वॉर म्यूजियम जैसलमेर के अंदर वॉर म्यूजियम है। जैसलमेर के अंदर नथमल पटों और सालम सिंह की हवेलियाँ हैं जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर का जो प्राचीन उपनाम है जैसलमेर के, जैसी मरुस्थल का गुलाब कहा जाता है, सूखड़ी गलियों का शहर कहा जाता है, विंड सिटी कहा जाता है, राजस्थान का जो सबसे प्राचीन नगर के रूप में देखा जा सकता है। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर में नाचना गांव जो मरुस्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है, इसके मरुस्थली विस्थापन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है आपका। और ये अर्धशोषक जो मरुस्थल है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा से रेखा के मध्य वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र अर्धशोषक मरुस्थल कहलाता है आपका। यानी 25 सेंटीमीटर ये वर्षा रेखा यहाँ आ जाती कहाँ पे, और ये इसके सहारे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और अरावली के सहारे जो है आपके ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये नहीं आपका ये क्वेश्चन बनता, कई बार ये क्वेश्चन भर्तियों में पूछा गया, बहुत भर्तियों में पूछा गया है कि राजस्थान के जो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी, और रेखा आपने कौन सी, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मानी जाती है। कौन सी? 25 सेंटीमीटर रेखा। और राजस्थान के दो भागों में विभाजित करने वाली, राजस्थान को आप शब्द को समझिए, राजस्थान को क्या शब्द है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, वो अपने कौन सी है, आपने ये समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मानी जाती है। और वही जो अर्धशोषक, ये पूर्व में जो शोषक मरुस्थल है उसे ही कहा जाता अर्धशोषक मरुस्थल। और हम बात करेंगे इनके बारे में, किसके? अर्धशोषक मरुस्थल के बारे में। तो पहला आपका जो उत्तरी जो भाग है अर्धशोषक मरुस्थल का, कौन सा? जो उत्तरी भाग है आपका मरुस्थल का, कौन सा? उत्तरी भाग, जिसे घग्गर बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर बेसिन। उनके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो 3 जिले आते हैं। और आपका जो इसे घग्गर बेसिन को नाली प्रदेश यानी नाली प्रदेश कहा जाता है। और नाली किसके लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। क्या? नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। और नाली प्रदेश भी यहाँ घग्गर बेसिन को कहा जाता है। ये बग्गी या काठी क्षेत्र भी यहाँ के क्षेत्र को कहा जाता है। हम आगे दूसरे नंबर पर बात करेंगे शेखावटी क्षेत्र को, जो मुख्यतः 4 जिले, जो शेखावटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जो वहाँ पर मुख्यतः 4 जिले आते हैं। और जैसे कांतली नदी यहाँ बहती है और जिसे जोहड़ कहा जाता है। उनके बाद हम नागौरी उच्च भूमि, जिसमें 2 जिले मुख्यतः आते हैं, शायद अजमेर और ये नागौर मुख्यतः हैं। और यहाँ पर नागौर में हंच पट्टी या कुबड़ जो पट्टी होती है, क्या होती? हंच पट्टी, जो कुबड़ पट्टी यहाँ जो फ्लोरिड के कारण यहाँ बनती है, उसके लिए बांका पट्टी कहा जाती है। और
चौथा है आपके लूनी बेसिन जो घोड़ियार प्रदेश के अंदर 5 आपके 6 जिले आते, कितने 6 जिले आते हैं, जो नेहड़िया, नेड़िया, रेल या रोला कहा जाता है आपके यहाँ पर। अब इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। यह आपके शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण की जो परंपरागत विधि के तहत बनाए गए कच्चे कुएं हैं आपके, तो मैंने अभी बात की शेखावटी के अंदर जोहड़ जो कच्चे कुएं होते हैं उन्हें शेखावटी में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। और डीडवाना के अंदर आपके खारे पानी की झीलें और यह पलाया का उदाहरण आपके है। और इनके गोठ मांगलोद, कहाँ से, गोठ मांगलोद नागौर से लेकर जो पुष्कर अजमेर तक, वहां तक जो बीच की एक पट्टी है जिसे बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके दोस्तों, बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी जो कहा जाती है ना आपके, यही गोठ मांगलोद नागौर से लेकर जो पुष्कर तक जो बीच में जो बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी जो स्थान है उसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। ये यहाँ पर जो पानी है ये बहुत ही फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए यह पानी पीने लायक नहीं है, लकवा मार जाता है अगर पीते हैं तो लोग। और यहीं जो नागौर के अंदर जो डेगाना है आपका, कौन सा डेगाना है, वो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही मकराना जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मकराना सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। राज्य में मरुस्थल का दक्षिण भाग लूनी नदी का प्रभाव क्षेत्र है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान पश्चिम मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है वो लूणी क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र है। हाँ, जो मुख्यतः पाली बालोतरा सांचौर का क्षेत्र, पाली बालोतरा सांचौर का क्षेत्र, यहीं नेहड़ या नेड़ कहलाता और यहाँ लवणी पाद पे बबूल आदि के डाब घास पाई जाती। बीसलदेव रासो एक आपकी रचना है। ये किसकी रचना, ये नरपति नाल्हा की द्वारा रचित है। बीसलदेव रासो जो गोड़वाड़ी भाषा में लिखे थे आपकी। बाप फोल्डर, अब बात करेंगे हम बाप फोल्डर की। अब जो गोलासम परमोकार्बोनिफेरस काल की हिमानी निर्मित गोलासम फलोदी के बाप क्षेत्र से प्राप्त है। यहाँ से जो बाप फोल्डर्स यानी बाप रण, यहाँ से जो परमोकार्बोनिफेरस काल की हिमानी निर्मित जो गोलासम मिले ये फलोदी के बाप क्षेत्र से प्राप्त हुए। फलोदी राज्य का सबसे शुष्कतम यानी शुष्क स्थान माना जाता है आपका। मरुस्थल की पूरी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आपकी करती है। अगला कि मरुस्थल का जो मरुस्थलीकरण है आपका, मरुस्थलीकरण मार्च या मरुस्थल का आगे बढ़ना ही मरुस्थलीकरण कहा जाता है। और इनके जो मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, मुख्यतः मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस आपको मालूम है कि 17 जून को मनाया जाता। कब मनाया जाता, 17 जून को मनाया जाता मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। और इनके कारण है मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल क्यों बढ़ रहा है दिनों दिन आपके, इनके एक तो मुख्यतः जो आपके बारखान है मरुस्थलीकरण के विस्तार के लिए सबसे उत्तरदायी है। और हम बात करेंगे वनोन्मूलन की, यानी मरुस्थल के बढ़ने का कारण है यहाँ की वनों की कमी, यानी पेड़ पौधे नहीं होने के कारण ये मरुस्थल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा अति पशुचारण, जो भी यहाँ घास फूस होते हैं और यहाँ पर पशु चरा लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अति पशुचारण हो गया है। और मेड़बंदी का अभाव है, वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं की जाती है, ये मुख्यतः कारण है। और जो मध्य अरावली के भाग से सर्वाधिक विस्तारित है, मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ इन 4 महीनों के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा होता मरुस्थलीकरण। उनके बाद जो लू व दक्षिणी पश्चिमी पहुने हैं, मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर ये सर्वाधिक होता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु एक राजस्थान द्वारा एक अब में क्या बनाई गई, एक बनाई गई संगठन बनाया गया जो मरुस्थल रोकथाम हेतु जोधपुर के अंदर 1959 में काजरी की स्थापना की गई। किसकी की गई दोस्तों, काजरी की स्थापना की गई जोधपुर के अंदर, जो मुख्यतः कार्य करती हैं किनके
मरुस्थल के रोकथाम के लिए, किनके, मरुस्थल के रोकथाम के लिए। और जैसलमेर का जो नातना गांव है दोस्तों, कौन सा, नातना गांव है, वो मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। आपके जैसलमेर का नातना गांव ये मरुस्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, मरुस्थलीकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका थार मरुस्थल कंप्लीट हुआ, जो 20/10/2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये थार का मरुस्थल हमने बहुत ही विस्तार थ्योरी साथ, आपके फैक्ट के साथ हमने पढ़ा है। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में से एक अपना थार का मरुस्थल था, और संपूर्णतः आज हमने इस वीडियो के अंदर पूरा कर चुके हैं। अगर आप नए यूजर हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।